तो जनाब बताइए, क्या सोशल चेंज में हम क्या सही करते हैं, क्या गलत कोशिश करते हैं, और आपकी क्या एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है, फाइंडिंग्स हैं, वो क्या है? तो ओवर टू यू सफीर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी सफीर। जी, थैंक यू। मैं सारे दोस्तों को जस्ट एक मुख्तसर सा अपना तारुफ करवा देता हूँ। नाम मेरा सफ़ीरुल्लाह खान है और मैं कोई पिछले 25 साल से थिएटर से वाबस्ता हूँ। और जो दोस्त पहले मौजूद थे उस वक्त मैंने बात की थी स्ट्रीट थिएटर की, तो स्ट्रीट थिएटर मेरी। सफीर साहब, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि पिछले 25 साल में मैंने बहुत सारा स्ट्रीट थिएटर किया है। परफॉर्मेंसेज यानी नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेज अगर गिने तो वो कई थाउजेंड्स में होंगी। और खासा अक्रॉस पाकिस्तान इस तरह की चीज़ें की हैं। सो ये रावलपिंडी डिवीजन के इर्द गिर्द के डिस्ट्रिक्ट्स हों या लाहौर के हों, फिर साउथ पंजाब हो। शुरू में मैं खुद किया करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने टीम्स तैयार की जो प्ले करती हैं, उनको प्ले तैयार करवा देता हूँ, फिर वो जाके करते हैं जो मुख्तलिफ मौजूआत थे। अच्छा, इसमें साथ साथ जो दूसरा पैरेलल था वो मेरा डेवलपमेंट सेक्टर, यानी जॉब जो मैं करता था वो डेवलपमेंट सेक्टर थी, और ये ओवरलैप भी करते थे। तो बहुत सारा थिएटर डेवलपमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होता था। तो चाइल्ड मैरिजेस पे, हेल्थ एंड हाइजीन पे, और पता नहीं इस तरह में बहुत सारे, गर्ल्स एजुकेशन हो गया, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो गया, इस तरह के मौजूआत पर बेतहाशा बहुत ज़्यादा थिएटर किया और अभी भी हम करते रहते हैं। तो सिंध में भी जाके हमने परफॉर्मेंसेस की हुई हैं। सो एक वो साइड, दूसरी साइड जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर में मेरा काम है, जो तकरीबन पहले 18-19 साल में डायरेक्टली करता रहा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और पिछले 5-6 साल से मैंने वो एज रेगुलर जॉब छोड़ दी। अब मैं फ्रीलांस के तौर लांसर हूँ और काम करता हूँ। सो ये दो चीज़ें हैं जहाँ से मेरा एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आते हैं। तो यानी प्रोजेक्ट्स में हम अवेयरनेस रेजिंग का काम करते थे, और उसके लिए हम मुख्तलिफ कम्युनिटी सेशंस या और तरह की चीज़ें भी करते थे, लेकिन साथ साथ मेरे पास एक स्पेशल या एडिशनल जो स्किल था वो स्ट्रीट थिएटर का था। तो मैं एक्टर्स को ट्रेन भी करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट्स भी लिखता हूँ, और फिर उनको एक प्ले तैयार करवा के, और अब यानी आजकल की रूटीन ये होती है कि एक प्ले तैयार करवा दिया, उनकी पहली 1-2 परफॉर्मेंसेस को खुद सुपरवाइज किया कम्युनिटी में जाके, और उसके बाद फिर टीम को कहा कि जी अब आप आगे खुद चलाएं इसको। तो वो समटाइम्स 20 परफॉर्मेंसेज होती हैं, समटाइम्स 30 होती हैं, कभी कभी यानी हाईएस्ट जो है वो 80-90 तक एक ही प्ले की परफॉर्मेंसेज भी गई हैं। तो वो कम्युनिटी में जाते हैं और फिर उनके साथ एक इंटरेक्शन रहता है कि अच्छा कैसा रहा, लोगों ने क्या कहा वगैरह। तो ये यानी मेरा सोर्स ऑफ जो लर्निंग है वो इस तरह के डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हैं। अवाम में जाके, गांव गांव जाके, मोहल्लों में जाके इस तरह से काम किया है। तो उस पे मैं सोच रहा था कि मैं बात शुरू कहाँ से अच्छा, इसकी वजाहत की ज़रूरत एक क्यों मैं महसूस कर रहा था कि इस ग्रुप में आमतौर पे लोग या पीएचडी कर चुके होते हैं या पीएचडी कर रहे होते हैं। तो मैं आमतौर पे कहता हूँ कि इन दोस्तों में शाहिद अनवर साहब और इन सब ग्रुप्स में जब मैं बैठा होता हूँ तो मैं वाहिद होता हूँ जिसने ना पीएचडी की है और ना करने का इरादा है। गुड। तो इंटरेस्ट। एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि मेरा जो नॉलेज है वो एकेडमिक नहीं है। मुझे शायद वो टर्म्स ना आए जो किसी किताब में इस्तेमाल हुई हूँ। वैसे तो ये डॉक्टर अफशां की अच्छा, किताब ये काफी सफीर साहब, अच्छी। ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये क्वालिफिकेशन भी है कि आपका नॉलेज जो है वो हाँ, सिर्फ एकेडमिक नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल शुक्रिया। मेरा मकसद भारत ये था कि वजाहत हो कि अच्छा, मैं फलां किताब, फलां फलसफी या फलां किताब या उसका इस तरह के हवाले मेरी गुफ्तगू में नहीं आएंगे। तो मेरी गुफ्तगू में आपको जो एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो आएगी। और इनफैक्ट मैंने सोचा ये था कि मैं आपके साथ 3 छोटी छोटी कहानियों से बात शुरू करूंगा कि क्या हुआ, चैलेंज क्या था, और क्या हमने क्या किया फिर। तो इसमें मैंने कुछ थोड़े से नोट्स भी बनाए थे, मैं उसको भी एक नज़र देखता जाता हूँ कि अच्छा, पहली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो यूं हुआ था कि मुजफ्फराबाद, जो कि कश्मीर का दारुल खिलाफा है, वहाँ से एक एनजीओ ने मुझे राब्ता किया और उन्होंने मेरे सामने मसला ये रखा कि वो हेल्थ एंड हाइजीन पे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उस प्रोजेक्ट में काफ़ी अरसे से उनको कोई पता नहीं साल, एक सवा साल इस तरह से हो गया था, और वो कह रहे थे कि अवाम के बिहेवियर में तब्दीली जो है वो नहीं आ रही है।
सो हमने अब ये सोचा है कि हम थिएटर को भी इस्तेमाल करके देख लें, तो वो एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे थिएटर को इस्तेमाल करने का उन्होंने सोचा, और उसके लिए मुझे बुलाया। तो मुझे जब उन्होंने बुलाया तो मैंने कहा कि मैं उस वक्त तक मैंने कभी भी मुजफ्फराबाद का विजिट नहीं किया था, तो आई हैड नो आइडिया कि मुजफ्फराबाद के लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने उनके सामने एक शर्त ये रखी कि मुझे आप मुजफ्फराबाद का ना पहले एक वैसे विजिट करवाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं तकरीबन 3 या 4 दिन के लिए मुजफ्फराबाद गया। उसमें मैंने उनके डायरेक्ट जो प्रोजेक्ट का स्टाफ था, मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर और फील्ड स्टाफ, उन लोगों के साथ मीटिंग्स की, डिस्कस किया कि अच्छा क्या चैलेंजेस हैं, क्यों अब तक उन्होंने किया क्या क्या है। फिर मैं उन्होंने जो कम्युनिटी सेशंस वगैरह करते थे, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप कम्युनिटी सेशन में अपने साथ लेके जाएं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें क्या होता है। तो वो एक दो कम्युनिटी सेशंस में मैं बैठा। अच्छा, उस सारे में मुझे जो समझ आई वो ये था कि वहाँ वो मसलन कम्युनिटी सेशन में वो आवाम को, लोगों को ये बता रहे हैं कि आपके जो ये हाथ है, इसका ये जो 1 मुरब्बा इंच का एरिया है ना, इस पे भी कोई 2 करोड़ 60 लाख जरासीम होते हैं। तो इस तरह के आदादो शुमार देकर उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हाथ धोया करें। बुनियाद हेल्थ एंड हाइजीन में बुनियादी बात है कि सफाई का ख्याल रखें, और उसको बहुत ही आसान सीधा करने की कोशिश करें तो वो होता है कि जी हाथ धोया करो जी। ये पैगाम है असल में। तो और इस तरह की सेशंस करने के बावजूद वहां कोई कामयाबी नहीं हो रही थी उसमें। उनको ये लग रहा था कि लोग बिल्कुल सुनते नहीं हैं, बस आते हैं, बैठते हैं, बात सुनते हैं। कोई हम जो आखिर पे जूस सिगरेट या बिस्किट विस्किट देते हैं वो लोग खा पी लेते हैं और चले जाते हैं, दैट से। तो अच्छा, 1 2 सेशंस अटेंड करने के बाद मैं भी उससे बोर हो गया। तो मैंने कहा कि बस ठीक है, और नहीं अटेंड करने, तो मैं फिर निकल जाता था देहातों में। तो मतलब उनका स्टाफ सेशन कर रहा है और मैं बाहर इधर उधर निकल गया। तो उसमें दिलचस्प बात ये हुई कि एक दिन मैं निकला तो बाहर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैं उनके पास चला गया और पहले कुछ देर उन्हें देखता रहा। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे शामिल करें इसमें। कुछ थोड़ा शुरू में बच्चों का रिलक्टेंस थी, फिर उन्होंने कहा अच्छा उधर खड़े हो जाएं। तो वो ना आपको गेंद दे रहे हैं ना बैट दे रहे हैं, लेकिन आप खड़े हो जाएं, आप बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर, वो फील्डिंग में खड़ा हुआ था, तो वहां एक बच्चे ने शॉट मारी, गेंद नाली में चली गई। नाली में से एक दूसरा बच्चा जो फील्डर था वो गया भाग के, उसने नाली में हाथ डाला, उसमें से गेंद निकाली, वापस बॉलर की तरफ फेंक दी। और उसने ऐसे वो कपड़ों पे अपने जो है ना कमीज पे हाथ मल के तो खड़ा हो गया वो। मैंने ये तमाशा देखा, मैं उस बच्चे के पास चला गया। मैंने कहा यार तुमने इतने गंदे पानी में जो है ना हाथ मारे हैं, और अब तुम ऐसे ही खड़े हो गए, जाओ हाथ धो के आओ, तुम्हें हाथ धोने चाहिए। तो वो बच्चा खेल में इंटरेस्टेड था, वो रेजिस्ट करता रहा कि नहीं नहीं, अब मैं चला जाऊंगा, कर लूंगा, जब मैच खत्म हो जाएगा फिर कर लूंगा, हो जाएगा ये वो, इस तरह से। तो मैंने उसको खासा इंसिस्ट किया, तो आखिर वो बाकी बच्चे भी तंग आ गए कि जी मैच डिस्टर्ब किया हुआ है, और जा यार धो लेना हाथ उधर से। तो वो सामने ही एक नलका लगा हुआ था, वो वहां गया, उसने नलके में से पानी निकाला और उसने हाथ धोए, ऐसे ही पानी के साथ, साबुन नहीं था वहां। तो वो फिर वापस आके खड़ा हो गया। तो मैंने फिर कहा कि यार जितने गंदे पानी में तुमने हाथ मारा है, इसमें तो इस तरह हाथ धोने से तो बात नहीं बनती है, तो इसमें तो बहुत जरासीम होते हैं। तो और इन हाथों के साथ तुम खाना खाने बैठ जाओगे बाद में, या कोई और चीज खाओगे, ये वो, तो बहुत बीमार हो जाओगे, तो बहुत गड़बड़ होगी। तो उस पे भी फिर बाकी सारे बच्चे भी आ गए और उन्होंने बड़ा रेजिस्ट किया कि यार छोड़ें, खेलने देंगे या वो। तो करते करते मैंने उसे कहा कि घर जाके हाथ धो के आओ। तो वो कहता कि नहीं, घर जाके भी तो पानी से ही धोना है ना। मैंने कहा क्या मतलब है, तो तुम्हारे घर में साबुन नहीं है? उसने कहा साबुन है, लेकिन साबुन जो है ना वो तो अलमारी में पड़ा होता है और उसको अम्मी ताला लगा के जाती है। ये मेरे लिए बिल्कुल एक जो है ना झटका सा लगा कि अच्छा साबुन जो है वो ताला लगा के रखा हुआ है। तो मैं खैर उधर बच्चों के साथ तो वो कहानी वानी खत्म करके खेल के वापस आया। तो कम्युनिटी सेशन जहाँ हो रहा था उधर, वहाँ सेशन खत्म हो रहा था उस वक्त। तो मैंने ऐसे वो बड़ों को रोक लिया थोड़ी देर, और मैंने कहा ये मैंने ये सुना है क्या, क्या ऐसे ही होता है? तो वो बाकी बच्चों ने कहा कि हम सबके घरों में ऐसे ही होता है। ये एक बीच में मैं मिस कर गया। तो वो बड़ों ने भी कहा कि हाँ जी ऐसे ही होता है, साबुन तो हमने रखा होता है, जब मेहमान आते हैं तो उनके हाथ धुलाने होते हैं, तो उस सूरत में, वरना हम तो खुद तो ऐसे ही बस चलता रहता है, कुछ भी नहीं होता। तो ये उनका क्या कहते हैं कि उनकी सोच सफाई, सेहत सफाई या साबुन के इस्तेमाल के बारे में ये थी। तो उसके बाद फिर मैंने एक ड्रामा लिखा। मैंने कहा ठीक है, अब मैं एक स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ अच्छा सा। मेरा ये भी था कि मैं इस्लामाबाद में बैठ के अगर लिखूंगा तो मैं इसी तरह का स्क्रिप्ट लिखूंगा जिसमें कोई डॉक्टर होगा जो कह रहा होगा कि हाथ धोया करो, और उसके आगे 4 कम्युनिटी के लोग बैठे हुए होंगे जो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ड्रामा खत्म हो जाएगा। कम
तो वो खैर बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्ले बन गया। और उसमें बच्चों, चूंकि बच्चे भी कम्युनिटी में आपकी ऑडियंस होते हैं, तो एक कैरेक्टर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, कचरालू, जो गंदगी में बहुत खुश रहता है। उसे काले से कपड़े, उसके कपड़ों पे टिश्यू चिपके हुए हैं, तो च्युइंगम चिपकी हुई है, तो पता नहीं क्या क्या जो भी गंदला हो सकता है ना वो सब। और तो एक तो वो बच्चों के इंटरेस्ट के लिए रखा गया, लेकिन ओवरऑल जो स्टोरी थी उसमें मैंने एक्चुअली उनका जो आर्गुमेंट था कि पैसे खर्च होते हैं, साबुन उस वक्त 20 रुपए की एक टिकिया आती थी। तो यानी प्रॉब्लम ये था कि जी पैसे बचाने हैं, 20 रुपए बड़े पैसे होते हैं, और साबुन अगर हम सब यूज करेंगे तो वो खर्च हो जाएगा, तो फिर हमें एक और लेना पड़ेगा। तो ये इनका चूंकि था, तो मैंने इसको इस्तेमाल किया। और उसमें होता ये है कि एक बच्चा बीमार हो जाता है बहुत शदीद ड्रामे में, और उसको यानी वो पीछे वो कचरालू का करेक्टर थोड़ा इस्तेमाल किया कि वो उसको गले लगा लेता है, कचरालू उससे बहुत खुश होता है क्योंकि वो बच्चा गंदा है, तो उसके नतीजे में मजीद बीमार हो जाता है वगैरह। तो डॉक्टर के पास बहरहाल अल्टीमेटली वो जाते हैं, और क्लाइमैक्स सीन जो है वो डॉक्टर के पास ही है। और डॉक्टर उन्हें कहता है कि ये बच्चा तो मरने वाला है बिल्कुल, और इसकी ना मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो, मैं तो तुम लोगों के खिलाफ ना पुलिस बुला के तो पर्चा वर्चा कराने लगा। तो वो उससे खैर वो सीन की बहस वहस होती है, और टू कट इट शॉर्ट वो उनके साथ फिर आर्गू ये करता है कि अच्छा, जब बच्चा, तुम लोगों ने साबुन इस्तेमाल नहीं करने दिया बच्चे को, और लोग अपने हाथ भी नहीं धोते हो साबुन से, इसके हाथ भी नहीं धोते हो, इसके बगैर आप लोग खाते पीते हो, तो उसमें कितने पैसे बचाने की कोशिश करते हो? मैं कहा जी 20 रुपए। मैं कहा अच्छा, अब जब बच्चा बीमार हुआ तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जी पहले तो हम फलान उस पे जियारत पे लेके गए, ये कितने पैसे लगे? उनके 1200 रुपये लगे थे, जीप पे लेके गए थे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ उनके, जी उससे ठीक नहीं हुआ, फिर कहाँ गए? फिर हम वो तावीज वाले एक बाबे के पास गए थे, उधर क्या हुआ जी, वो करीब है जरा उधर 800 रुपये लगे। हो गया, उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ, और बच्चा खराब हो गया। अब क्या किया उसके बाद? जी हम आपके पास अस्पताल ले आए हैं। कहा, अब कितने पैसे लगे हैं? तो 1000 रुपया उसका। तो वो उन्हें कैलकुलेट करके बताता है कि ये देखो, तुम्हारे आपको 5-6 हजार रुपये लग गए हैं, क्योंकि तुम 20 रुपये बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये वाला आर्गुमेंट हमने डेवलप करके वो प्ले तैयार किया, और वो प्ले कोई 57 परफॉर्मेंसेज उसकी मुजफ्फराबाद के रूरल एरियाज में हुई। और उसके बाद उनका मुझे मैसेज आया, उन्होंने एक अप्रिसिएशन लेटर भी भेजा कि जी आपका प्ले बहुत अच्छा था, और उससे बहुत फर्क पड़ा है। उसकी पहली परफॉर्मेंस में ही मुझे याद है, जिसमें मैं खुद भी वहाँ मौजूद था, कि सामने जो आगे 8-10 बच्चे बैठे हुए थे, वो परफॉर्मेंस खत्म होते ही भाग के चले गए घरों को। और हमारा ख्याल था कि बच्चे हैं, बस ड्रामा खत्म हो गया तो उनका इंटरेस्ट नहीं है अब मजीद किसी बातचीत में, तो इसलिए चले गए। और हम बड़ों के साथ अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं। तो इस दौरान 5-7 मिनट के अंदर वो 5-7 बच्चे वापस भागते हुए आए, और उन सब ने हाथ धोए हुए थे, और वो हमें दिखा रहे थे कि ये देखें हमने हाथ धोए हुए हैं, आप कचरालू हमें कुछ नहीं कहेगा ना। तो इस तरह से एक कामयाबी हुई हमें कि एक बिहेवियर बड़ा इमिडिएटली नजर आया कि चेंज हो गया है। अ, एक दो छोटी सी और इस तरह की कहानियां, एक चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से, उसमें बहुत हमने थिएटर नहीं किया। थिएटर भी चाइल्ड मैरिजेस पे किया है, लेकिन जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें भी यही हो रहा था कि हमारी अपनी टीम थी जो बिहाड़ी और उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे थे चाइल्ड मैरिजेस पे। तो उधर भी कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा था, तो मुझे मेरे बॉस ने कहा कि यार तू जरा एक चक्कर लगा और देख के ये मसला क्या है, क्यों, क्या करना चाहिए। तो मैं वहाँ जायजा लेने के लिए गया, मिला मुलाकातें वगैरह, और उसी तरह एक कम्युनिटी सेशन में बैठ गया। मेरी अपनी टीम कम्युनिटी सेशन कर रही थी, तो वो उनको चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से उसी तरह से साइंटिफिक सी इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि बच्ची कम उम्र में शादी के नतीजे में हमल हो जाए तो उसके मसाइल पैदा होते हैं, डिलीवरी में इश्यूज होते हैं, बच्ची का जिस्म अभी पूरी तरह डेवलप नहीं होता कि वो एक और बच्चे को, वो तो अभी खुद बच्ची है वगैरह वगैरह, जो एक टिपिकल सी कन्वर्सेशन होती है वो कर रहे थे। और मैंने देखा ये कि उसमें एक बंदा खड़ा हुआ कम्युनिटी में से, और उसने कहा कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ कि चाइल्ड मैरिज का मसला क्या होता है। तो वो हमारे जो बंदी उधर वो डिलीवर कर रही थी सेशन, उसने कहा नहीं आप 2 मिनट बैठें, मैं अपनी बात खत्म कर लूँ फिर आप बात करेंगे और ये वो ना। तो मैंने उसको रोक दिया, मैंने कहा नहीं 1 मिनट इनको बात करने दें। अच्छा, उस बंदे ने बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से आके बात शुरू कर दी। उसने उसने खुद अपने बेटे की, जो कि, और वो बंदा गांव की मस्जिद का इमाम भी था, तो उसने 15 साल की उम्र के बेटे की शादी कर दी थी। बच्ची उससे भी जाहिर है 1 साल छोटी थी, 14 साल की थी जिससे शादी हुई। और वो जो उस वक्त ससुर बनने का या कुछ शौक होता है ना बाज लोगों को बड़े होने का, और वो शायद इस शौक में कर दी थी। लेकिन उसके बाद उसने बताया कि जी हमें तो मुसीबत पड़ गई है, बच्चा छोटा है, उसको खुद सेंस नहीं है कि उसने अपने घर बार कैसे चलाना है, क्या करना है।
उसके काम भी मुझे करने पड़ते हैं, उसकी बीवी जो है वो भी बच्ची है, ऊपर से अब उनका बच्चा हो गया, वो मेरी बीवी को संभालना पड़ता है। वो मुझे रोज कहती है कि पहले मैं अपने 6 पाले ने हूं ए भी तू की मुसीबत पा देती है मैंने इस तरह ना। तो इस तरह से सारी गुफ्तगू हुई। तो अब वो मैंने उसके बाद फिर उनको कहा, अपनी टीम को कहा कि यार इन लोगों को ये बात करने दिया करो, ये बात उनको शायद लोगों को ज्यादा कन्विंसिंग होगी। और मैंने उनको कहा कि इन मौलाना साहब को, पेश इमाम साहब को आप हर सेशन में अगर ये जा सकते हैं तो इन्हें अपने साथ ले जाया करें, और ये अपनी ये बातें वहां पे किया करें, ये बताया करें। तो इसके नतीजे में कम्युनिटी में फर्क पड़ेगा। और लोग, आपने देखा कि लोग उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। आपकी तकरीर जब तक चल रही थी उस वक्त तक लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, कोई किधर देखना शुरू कर दिया। आपको इंटरेस्ट तो बहुत, आप सब भी मेरे ख्याल टीचिंग के प्रोफेशन से हैं, तो ये जज करना बड़ा आसान होता है कि बच्चे जो आपके सामने लोग बैठे हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वो किस हद तक इंगेज हैं आपके साथ ना। तो सो इसके भी नतायज काफी, उसके बाद कम्युनिटी में से फिर दो चार और भी ऐसे लोग जिनका इसी तरह के, जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां की थी और उनके तजुर्बात अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो है ना वो कम्युनिटी सेशंस में शेयर करने को हमने इनकरेज किया। वो सिलसिला शुरू हुआ और उसके नतीजे में वहाँ पे खासा जो है वो तब्दीली आई। तीसरी मिसाल जो मैं देने जा रहा हूँ वो, उसमें इम्पैक्ट को क्या कहते हैं कैलकुलेट करना खासा इजी था उस इस तजर्बे में, कि अच्छा फर्क कितना पड़ रहा है। क्योंकि जनरली अवेयरनेस रेजिंग का इम्पैक्ट कैलकुलेट करना, उसको मैयर करना जो है ना वो बड़ा एक चैलेंजिंग होता है। चाइल्ड मैरिजेज में हमारे उन सेशंस की वजह से कितना फर्क पड़ा, कितना नहीं पड़ा, क्या कोई और फैक्टर्स भी थे जो उसको कोई उसमें वर मेकिंग एनी डिफरेंस टू द सिचुएशन वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीजों को देखना पड़ता है। और वो जाहिर है कि सर्वेज करना और उसमें आप सोशल सेटिंग में इन सारे फैक्टर्स को न्यूट्रल नहीं कर सकते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये आयोडीन डेफिशिएंसी के हवाले से है। मेरा अपना बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस था, नया नया मैं जैसे फील्ड में जाना शुरू किया था। और हमारे जिम्मे काम ये था कि डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर है, और ये बेल्ट है दरिया ब्यास का। तो दीपालपुर और ये दरिया ब्यास यहाँ से गुजरता हुआ आगे पाकपतन जाता था। तो उस वो बेल्ट हमने नोट किया कि जितना है उसमें आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत सिवियर है। अ, अच्छा, सिवियर इतनी ज्यादा थी कि विजिट यानी WHO के स्टैंडर्ड्स ये हैं कि अगर आपकी पॉपुलेशन का 5% आयोडीन डेफिशिएंट है तो ये एक खतरनाक सूरत हाल है। और 5% डेफिशिएंट होने का मतलब जरूरी नहीं है कि उन्हें ग्वाइटर हो। ग्वाइटर उसकी एक विजिबल शक्ल आती है ना जब गला आपका सूज जाता है, जिसे उर्दू में गिलड़ कहते हैं। तो वहां पे हमने खुद जो सर्वे किया था जिसमें कुछ 5,500 लोगों को मैंने चेक किया था पर्सनली। तो और हमने कुल 11-12 हजार लोगों का सर्वे किया था, और उन 11-12 हजार लोगों में से 35% को विजिबल ग्वाइटर था, उनके गले सूजे हुए थे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो आयोडीन डेफिशिएंसी का शिकार थी। और वहां पे इसी तरह हमने भी कम्युनिटी सेशंस, और डॉक्टरों ने हमें कुछ सबक पढ़ा दिए थे, वो सबक हम जाके लोगों को सुनाते थे कि आयोडीन डेफिशिएंसी से ये होता है वो होता है, बच्चों की सेहत जो है खराब होती है, हमल ज़ाया हो सकता है। और वहाँ ये सारी बीमारियां जो डॉक्टर हमें बताते थे कि इनकी वजह से हैं, वो सब बहुत, मतलब एक खातून की 3 बच्चियां थी, तीनों जो है गूंगी थी और बहरी थी, ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी। और इस तरह की और डिसेबिलिटीज जो बाय बर्थ यानी माँ में आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती थी, इस तरह की चीजें वहाँ पे सारी मौजूद थी। अच्छा, हमने भी उसी तरह हुआ कि 6 महीने हमने कोई कोशिश की लोगों से मिलना, जाती तौर पे मिलके बैठना, इनफॉर्मल सेटिंग्स में गपशप लगाना। मैं तो खुद उधर हुजरा शाह मुकीम में रहता था उस वक्त। तो एक वो जो बहुत, मैं उस तरह फॉर्मली जॉब के अंदाज में नहीं लेता था कि अच्छा 9 बजे जाना है और 5 बजे मेरी छुट्टी है। मैंने कभी दिन में बैठ जाना है किसी के साथ, कभी रात में वहां किसी के साथ बैठ जाना है, लोगों के साथ, किसानों के साथ। उन्होंने अपनी कोई महफिल लगाई हुई है, उसमें बैठ के गपशप करते करते आयोडीन की बात भी कर देनी है वगैरह। तो फॉर्मल इनफॉर्मल हर तरह से हम कोशिश कर रहे थे। लेकिन अच्छा, हमने उससे पहले आयोडीन के साल्ट की यूटिलाइजेशन के हवाले से सर्वे किया था प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले। और उस वक्त ये हमें पता चला था कि हार्डली कोई 0.8%, 0.9% इतना जो है ना वो टोटल साल्ट की कंजम्पशन उस एरिया में, उसका सिर्फ 1% तक हार्डली आयोडाइज साल्ट इस्तेमाल हो रहा था। 99% से ज्यादा जो है वो आम नमक इस्तेमाल होता था। तो हमने 4-5 महीने की जब अपनी ये कोशिशें करने के बाद दोबारा, हमारे पास बेंचमार्क आयोडाइज साल्ट की कंजम्पशन ही थी,
दोबारा चेक किया तो वो मुश्किल से 2.5% तक गया था, इससे ऊपर नहीं जा रहा था। तो हमें भी फिर दोबारा सोचना पड़ा कि अच्छा हम क्या करें, तो बिल्कुल बात नहीं बन रही और कोई फायदा नहीं हो रहा। तो उसके बाद फिर उस वक्त हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने थिएटर को यूज करने का सोचा। तो हमने वहाँ गांव के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चे जब मैं कहता हूँ तो आमतौर पर ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इस एज के, जिनके साथ हम थिएटर वर्कशॉप्स करते हैं, तो उनके साथ थिएटर वर्कशॉप्स की, उनसे हमने कोई इम्प्रोव के सीन करवाए, सिचुएशंस कभी हम देते कभी उनको। तो उसमें एक सीन हमारे सामने आया कि जिसमें एक बच्ची है, औरत लड़की है, जिसकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि उसको उसका गला सूजा हुआ है। तो जो भी उसका रिश्ता देखने आते हैं तो वो उसको इनकार कर देते हैं। तो वो उसको कोई 11-12 दफा इस तरह से रिजेक्ट हो चुकी है, और उस पे वालिदैन बहुत परेशान हैं। तो उसके बाद हमने जो प्ले डेवलप किया उसका की सीन यही था कि एक बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही है, और उसकी शादी इसलिए नहीं हो रही कि वो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से उसका गला इतना गिलड़ सूज गया है, और अब वो बुरा लगता है देखने में, चूंकि वो बुरा लगता है तो कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं है। अब ये सीन हमने ये देखा जब हम परफॉर्म करते थे वो प्ले के, ये सीन जब होता था तो वहाँ ऑडियंस में 4-6 औरतें लाजमी रो रही होती। वो इतना पावरफुल सीन था, इनेक्टमेंट भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो दूसरी तरफ ये कि उनके चूंकि उनके अपने मसले को प्रेजेंट कर रहा था जिस पे शायद इससे पहले कभी किसी ने बात नहीं की थी वहां पे, तो वो बहुत मूविंग ड्रामा था। हमने उसकी कोई 29 परफॉर्मेंसेस की थी 22 विलेजेस में, और वो 29 परफॉर्मेंसेस हमने तकरीबन 3 महीने के अरसे में की होंगी। और उसके बाद जब हमने दोबारा आयोडाइज साल्ट की सेल को चेक किया तो पता चला कि वो 3 महीने में बढ़कर 28% तक चली गई है। तो दिस वॉज अ ह्यूज सक्सेस के इतना पहले 6 महीने में हम हार्डली 1-2% बढ़ा पाए थे, और अब 3 महीने के अंदर हम जो है उसको 28% तक, यानी आज अच्छा खासा 25% इजाफा कह लें कि हो चुका था। तो ये बड़ी सक्सेस थी। तो उससे मैं कायल हुआ, और उसके बाद मैंने इसी पैटर्न पे जो है वो काम वाम करना शुरू कर दिया। तो ये 2-3 छोटी छोटी स्टोरीज थी इनमें से, और इन तजर्बात में से जो कंक्लूजन मैंने निकाले हैं वो मैं क्विकली जो है अगले 4-5 मिनट में लिस्ट डाउन सा कर देता हूँ आपके साथ, और उसके बाद ओपन कर देंगे, फिर आप लोग अपने सवाल भी कर सकते हैं और अपने तबसरे वगैरह भी दे सकते हैं। मुझे वैसे अंदाजा नहीं हमारे पास टाइम होता कितना है, शायद साहब। 30 मिनट्स है, और अभी आपके पास 6 मिनट, छः आपने सात ठीक मिनट ठीक कैलकुलेट किया हुआ है सफीर साहब। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं जी। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, सो अब मैं इस पे बात करने लगा हूं कि हम क्या गलतियां करते हैं आमतौर पे। तो उसमें पहली गलती तो ये कि जो पैगाम हम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्या उसको हमने खुद समझा भी है कि नहीं, या जो लोग फील्ड में जाके ये काम करते हैं, एनजीओज की तरफ से या किसी और इदारे की तरफ से जाकर फील्ड में लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको कन्विंस करने की, कायल करने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने खुद उस पैगाम को कितने अच्छी तरह समझा है, नहीं समझा, और उस पर वो खुद कितना कायल है। मसलन एक बंदा जो खुद चाइल्ड मैरिजेस को ठीक समझता है, उसको अगर ये ड्यूटी दे दी गई है कि वो जाके लोगों को ये समझाए कि चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो मुनासिब नहीं है, तो उसके कामयाब होने के इम्कानात जो हैं वो बहुत कम होंगे। अ, अच्छा, इसके साथ साथ फिर ये कि बहुत सारे जो फील्ड, जैसे मैंने अभी आयोडीन वाले केस में ही अपने बारे में खुद बताया कि हमने डॉक्टरों के साथ हमारी एक वर्कशॉप हुई, उसमें डॉक्टरों ने हमें बताया कि आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या क्या मसले होते हैं, जो हेल्थ के इश्यूज थे। और वो हमने कुछ कागज, उन्होंने ब्रोशर्स वगैरह भी हमें दे दिए, हमने रट लिए, हम जाके गाँव में वो बातें गांव के लोगों को फर 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 सुना देते थे जैसे सबक सुनाते हैं। ठीक है। और लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इस तरह वो जब रटा रटाया सी चीज है वो, यहाँ भी अगर मैं इस वक्त आपके साथ मेरे ख्याल है कोई रटी रटाई बातें कर रहा होता तो शायद आप लोग इतनी तवज्जो से ना सुन रहे होते। वो एक अनपढ़ आदमी को भी समझ आ जाती है कि ये बंदा रटी रटाई बातें कर रहा है। बल्कि इस रेफरेंस से मैं अपना आमतौर पे वो अपने स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ जब हम थिएटर करते हैं कि कभी भी अपने ऑडियंस को जाहिल नहीं समझना है। बहुत से डायरेक्टर्स जो है ना वो होता है कि प्ले ऑडियंस की तरफ से बहुत अप्रिसिएशन नहीं मिली या अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो वो कह देते हैं कि ये ऑडियंस ही जाहिल है जी, इनको क्या पता थिएटर का, और ये वो ना। तो मैं इससे हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मना करता हूँ कि ये कभी मत ख्याल करना कि ऑडियंस जाहिल है। अगर ऑडियंस के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाए तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस, नॉट विद देम।
और ये अवेयरनेस रेजिंग के पर्सपेक्टिव से भी जो कोई जाता है फील्ड में और लोगों के साथ बात करता है, तो उसको भी मेरा ख्याल है इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जाहिल नहीं है, हमारे अप्रोच में कोई गड़बड़ है, हमें कुछ अपनी सोल सर्चिंग करने की जरूरत है। एक जो मेन यानी इन तीनों तजर्बात से मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी ये कंक्लूड कर लिया होगा इस हद तक कि हम आमतौर पे जब जाते हैं कम्युनिटीज में तो हम उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश भी नहीं करते। उधर से कोई बात जो है वो यानी कम्युनिटी खुद खड़ी कहाँ है, उन वो उस मसले को खुद देखते कैसे हैं, इसको हम बिल्कुल नहीं जो है ना इस पे कोई गौर ही नहीं करता। हम बहुत सारा तो ये होता है कि जो इस तरह अवेयरनेस रेजिंग, तो हम अपने आप को एक हायर प्लेटफॉर्म पे कोई बड़ी हस्ती समझते हैं जो गांव देहात या किसी कच्ची बस्ती में जाके गरीब अनपढ़ जाहिल लोगों को कुछ दे के देने जा रहे हैं, और ये सोचे बगैर कि उनके पास अपना भी कुछ है, उनकी एक लाइफ है जो वो गुजार रहे हैं, वो उनकी अपनी मुश्किलात हैं और उन मुश्किलात के अंदर वो जी रहे हैं, तो उस उनके पास अपना कुछ है। वो बिल्कुल उनको जब हम जाहिल समझते हैं और हम सिर्फ देने वाले जैसे बड़े कोई हम अजीम हस्ती हैं जो जाके उन पे कुछ इनायत कर रहे हैं, तो ये एक तो रवैया ये वाला अगर आपका एटीट्यूड उनको नजर आ गया है, तो ये मेरे आपका भी यही रवैया है कि कोई भी आके हमें हम पे कोई इनायत कर रहा हो तो हम कहते हैं, है कौन भाई तू, किधर आ गया है? ठीक है, चाहे वो कोई अच्छी चीज ही दे रहा हो, लेकिन जब कोई बंदा बहुत आपके ऊपर एक इनायत करने के अंदाज में, एहसान करने के अंदाज में आके कुछ आपको डिलीवर कर रहा हो, तो आप कहेंगे कि रहने दो इसको, हटो शाबाश। या उसे कोई यानी पावर्स के क्या कहते हैं हम उसमें देखते हुए अगर वो हमसे ज्यादा पावरफुल है तो हम शायद उसको उस तरह मुंह पे कुछ बुरा भला ना कहें, लेकिन जो कुछ उसने कहा उसको हम अहमियत हरगिज नहीं दे रहे होंगे। तो उनका पर्सपेक्टिव समझना ये मेरे नजदीक यानी सबसे की पॉइंट यही होता है कि उन पहले उनका पर्सपेक्टिव समझें कि वो मतलब चाइल्ड मैरिज है। चाइल्ड मैरिज पे चले जो हमने ड्रामा किया था उसके हवाले से या एजुकेशन के हवाले से एक दो छोटी छोटी एनेक्डोट्स मैं आपको सुना देता हूँ कि चाइल्ड मैरिज के हवाले से अब हम मुख्तलिफ सेशन वेशन करते थे और ये वो, और मेरा ये है कि मैं हमेशा इनफॉर्मली भी लोगों के साथ जाके ना बैठ जाता हूँ, तो एक जगह ड्रामा वगैरह करके बाकी टीम सामान समेट रही है, चीजें गाड़ी में रख रहे हैं ये वो, और मैं दो तीन बाबों के पास जाके बैठ गया ना, तो उनसे बात बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा बाबा जी ने कि पुत्र गल ते तेरी ठीक है। आई होप यहाँ पंजाबी सब समझते हैं, नहीं तो मैं साथ उर्दू तर्जुमा कर दूँ कि पुत्र गल ते तेरी ठीक है, इन्नी कम उम्र च शादी नहीं करनी चाहिए बच्ची की, बिल्कुल गलत गल है। पर गल यह है भी मेरी बच्ची हूँ 14-15 साल की हो गई है, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਘਰ ਹੋਏਗੀ ਇਕੱਲੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾरी तू लेना है कि मैं भी चला जाऊंगा काम पे, उसकी माँ भी चली जाएगी खेतों में वो कपास चुनने वगैरह के लिए, और वो पीछे घर पे अकेली होगी, वो महफूज है या नहीं है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? सो मैं अब वो एनजीओ के जब इधर मीटिंग्स होती हैं और उसमें वो ये चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी क्या हो रहा है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि वहां शाद बचपन की शादी के पीछे अगर रीजन ये वाली है, और आप जाके उसको ये कहानी सुनाते हो कि बचपन की शादी की वजह से जो है वो जचगी में मौत हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है वगैरह वगैरह, वो जो सारी साइंटिफिक और हेल्थ रिलेटेड चीजें लेके आप उसको सबक पढ़ाते हो, तो जब तक आप उसका ये वाला मसला हल नहीं करोगे तो आपका वो सबक वो क्यों पढ़ेगा, उसका मसला क्या है? सो उसका पर्सपेक्टिव समझना जो है ना, और ये जो तीनों एग्जांपल्स मैंने दिए इन तीनों में हमारी सक्सेस इसलिए हुई कि हमने पहले उनका पर्सपेक्टिव समझा। चाहे वो साबुन वाली मिसाल हो कि वो क्या कर रहे हैं, वो 20 रुपए बचा रहे हैं, और जब हम उस आर्गुमेंट के खिलाफ आर्गुमेंट लेकर आए कि भाई 20 बचा के तुम 5,000 खर्च कर रहे हो, तो फिर उनकी समझ में आई बात। इसी तरह चाइल्ड मैरिज पे ये वाले मसाइल की बजाय जहां जहां चाइल्ड मैरिज उनको पिंच कर रही थी, तो जो वहां वो मकामी बंदे ने बताया कि मुझे ये मसला है, वो वाली बातें उनकी समझ में आ रही थी, जो हम साइंसी और उस तरह की चीजें ले जाके उनके साथ बात करते हैं वो उनकी समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं खैर ये नहीं कह रहा कि हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वाली विदहोल्ड कर लेनी चाहिए या इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जब तक उनको वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है उसको समझे बगैर करेंगे, तो फिर हमें जो है ना सक्सेस का इम्कान बहुत कम है। अगरचे हमें ये जो चाइल्ड मैरिज की वजह से जो बच्चियों को और मसाइल होते हैं, नफसियाती मसाइल होते हैं या हेल्थ के इश्यूज होते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उन पर बिल्कुल बात ना करें,
लेकिन वो आपने बात पकड़नी कहाँ से है, वो हुक क्या है आपके पास, जहां से जो उनको आपके साथ जोड़ देंगे और जहां से वो आपकी बात सुनना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर आप उनसे और इधर उधर की बातें भी सारी जो है वो कर सकते हैं। तो मेन चीज ये थी। इसी के आवाज रुक अंदर जाती है। अब मैं खुद असल में खामोश हो गया हूँ ऐसा। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा अच्छा, एक दो बातें और अहम बातें क्विकली। एक एक तो ये कि डेवलपमेंट सेक्टर से निकले तो आप बहुत सारा जो आपको इंटरेक्शन सोशल मीडिया पे होता है, उसमें जो लोगों को बदलने का, लोगों की सोच बदलने की कोशिश है, उसमें एक चीज जो आपको बहुत कॉमन, आप में से हर एक ने एक्सपीरियंस कर रखी है, कि हमें जब बंदा लगता है कि ये गलत बात कर रहा है तो हम उसको, उसका मजाक उड़ाते हैं या उसकी तजलील करते हैं। अच्छा, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हम किसी का मजाक उड़ा के या उसकी तजलील करके, उसको बुरा भला कह के उसको कैसे बदल सकते हैं। बल्कि मैं तो अक्सर वो दोस्तों को उसका गालिब का एक शेर भी सुनाता हूँ, जो कुछ यूं है कि निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, तेरे बेमेहर कहने से वो तुझ पर मेहरबान क्यों हो। तो जब आप किसी को बुरा भला कहते रहेंगे तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा, क्यों कन्विंस होगा। और ये खास तौर पर जो एथीज्म और रिलीजन का झगड़ा है, उसमें मैंने खास तौर पे बहुत देखा है कि एथीस्ट जो है वो रिलीजन को उल्टी सीधी बोलते रहते हैं बातें हैं, और जो रिलीजियस लोग हैं वो एथीस्ट को इस तरह की बातें बोलते रहते हैं। लेकिन ये आपको हर जगह, यानी पॉलिटिकल उसमें भी अगर कन्वर्सेशन होगी तो उसमें भी यही सब चल पड़ेगा। सो एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए कोई लॉजिकल आर्गुमेंट कम आता है, और गाली गलौज और वो चीजें ज्यादा आती हैं, मजाक उड़ाना आता है। उसके नतीजे में तो बहरहाल कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। ये एक की पॉइंट है। सो दो लोगों को अगर आपने बदलना है, उनकी सोच बदलने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए आपको उनके साथ दोस्ताना रवैया और रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो हर सूरत बीच में रखना होगा। मेरा ख्याल है मैं इसको बस एक आखिरी बात करके कंक्लूड कर देता हूँ, जो मैं आमतौर पे अपने स्टूडेंट से कहता हूँ क्लासेस में और आगे पीछे जहाँ भी बात होती है। मैं की पॉइंट जिस पर बहुत जोर देता हूँ वो ये है कि आप लोगों को कायल नहीं कर सकते, आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते। इसकी कोई आपके पास कहीं से कोई गारंटी नहीं आ सकती, कुछ नहीं हो सकता। आप सिर्फ लोगों को एक मसले का दूसरा रुख दिखा सकते हैं। गुड। लोगों के सामने दोनों चीजें रख दें, जैसे चाइल्ड मैरिज की बात हुई या कोई भी आप मसला है चाइल्ड मैरिज की, जो नेगेटिव साइड है वो भी उनके सामने पेश कर दें। जब आप उनके सामने दूसरी शक्ल भी, दूसरी साइड, दूसरा रुख भी रख देंगे, तो वो उस पर सोचेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे। और वो जरूरी नहीं कि इमिजिएटली फैसला कर लें और आपके साथ कायल होके तो फौरन आपके नाम के नारे लगाना शुरू कर दें। उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स जो हैं वो उस पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। जैसे चाइल्ड मैरिज के ही हवाले से हम एक एक चले, मैं आपको एक और छोटा सा, एक हमने गर्ल्स एजुकेशन पे किया था, और उसका एक सीन जो बहुत मुझे कम्युनिटी से आया था कि ये सीन बड़ा पावरफुल है। वो ये कि हमारे यहाँ गर्ल्स एजुकेशन पे अगेन कम्युनिटी की तरफ से, अब जाहिर है मर्द डिसीजन मेकिंग होते हैं, और उनकी तरफ से आमतौर पे जो आर्गुमेंट आता है वो ये है कि जी क्यों हमारी बेटियां क्यों नौकरी करेंगी। और अगर आप उन्हें कहो कि अच्छा अगर करनी पड़ गई या खुदा ना खास्ता कर, क्यों, हम मर गए हैं क्या, ये जुमला आपको जो है ना वो हमारी लाश पे से गुजर के तो वो नौकरियां करेंगे, और ये इस तरह का वो आता है। तो हमने एक सीन ये बनाया था जिसमें किसी तरह के दादाजी जो हैं वो बड़े चौधरी और बड़े रोब दबदबे वाले हैं, और वो बच्ची की आगे पढ़ने के जो है ना कायल नहीं है बिल्कुल भी। वो कहते हैं नहीं, इसने क्या करना है, नौकरी करनी है कोई, इसको नौकरी करने की क्या जरूरत है, और ये वो। और यही टिपिकल डायलॉग एक जगह आता है जब वो कहता है, चौधरी कहता है कि क्यों, मैं मर गया हूँ क्या। तो आगे से बच्चा जो, यानी उसका बड़ा भाई आर्गू कर रहा है उसके साथ ना, तो वो भाई कहता है कि दादाजी अगर आप मर गए तो। और इसका दादाजी के पास जवाब नहीं है कि अच्छा जब मैं मर गया तो फिर क्या होगा। तो ठीक। ये सीन बहुत मुझे साउथ पंजाब से जो फीडबैक आता था कि ये बड़ा पावरफुल सीन। हाँ। तो आप उनको दूसरा रुख दिखाएं और हाँ। उसके बाद उन पर छोड़ दें। उनको दूसरा तरीका जो है वो जो है डंडे वाला ही है, और डंडे वाला तरीका कोई मुनासिब तरीका नहीं है, उसमें लोग बदलते नहीं है, सिर्फ खौफजदा होते हैं। आई थिंक मैं यहाँ अपनी बात कंक्लूड करता हूँ। तो ओपन है, अब आप लोग कोई सवाल करना चाहें मुझसे, या कोई अपने कमेंट्स शेयर करना चाहें, एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें, जो भी मुकालमा का आगे अंदाज है